जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक कहे गए। लोकनायक दो व्यक्ति भारतीय परिवेश में कहे गए हैं। एक लोकनायक तुलसीदास, जब पूरा भारत ऊहापोह में पड़ा हुआ था, विदेशी आक्रमण से लेकर के और सांप्रदायिक चरम सीमा पर जब देश था और हिंदुओं में भी शैव और शाक्त दोनों का संघर्ष चल रहा था, और उस समय मुगल सल्तनत थी, उसी समय कबीर, नानक, वे सारे लोग हुए थे। लगता था कि देश को, यहाँ की जनता को कैसे एकत्रित किया जाए, और उसी समय तुलसीदास रामचरितमानस गठन करके और पूरे देश को एकत्रित करने का प्रयास किया था। बाद में उनको लोकनायक की उपाधि मिली थी। और जब देश 1947 में आजाद हुआ और इसके बाद 28 वर्षों के बाद इस देश में लगा कि अब क्या होगा, क्या पुनः हम ब्रिटानिया सरकार के अंतर्गत चलेगा क्या, तो हर कोई आशा देख रहा था कि आखिर कौन ऐसा होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, खुदीराम बोस, कौन होगा जो इसका संचालन करेगा, नेतृत्व करेगा देश को। ये 74 की बात है। 1974 में बिहार के आंदोलन के पहले गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ। वहां जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको मिट्टी का तेल मिलता था पढ़ने के लिए रात में, उसमें काफी दिक्कतें होने लगी। वो आंदोलन का रूप ले लिया और वहां के आंदोलन के बाद वो आंदोलन बिहार में आ गया। और बिहार में जब उस समय गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, यहां आंदोलन शुरू हुआ विद्यार्थियों के द्वारा। और आपको मार्च का महीना था, 18 मार्च को पटना और गया में गोली चली विद्यार्थियों पर, विद्यार्थी मारे गए, उग्र रूप ले लिया। अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि यहां नेतृत्व कौन करेगा। बच्चों का जमात तो था, उत्साह तो था, कुछ करने की तमन्ना तो थी, लेकिन बिना सूझबूझ के आंदोलन का क्या प्रारूप होगा, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति तो खड़ा होगा। सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग थे, आज भी आप अगर प्रभात खबर में पढ़े होंगे तो राम बहादुर राय का एक आया है, आपको उनका एक लिटरेचर आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग सारे लोग गए जयप्रकाश जी के पास। जयप्रकाश जी बीमार थे, सभी लोग जाकर के उनके पास खड़े हुए। उसी रात को, यहां पहले के जो लोग होंगे याद होगा, प्रदीप एक अखबार निकलता था, सर्चलाइट अखबार निकलता था और आर्यावर्त अखबार निकलता था। बिहार का वो प्रमुख सब अखबार था। रात में प्रदीप और सर्चलाइट के कार्यालय को जला दिया गया था। जयप्रकाश जी बहुत दुखित थे कि क्या हो रहा है। सारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों आए हैं? बोले कि जेपी ऐसा ऐसा हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। बोले कि क्या इसी तरह से आंदोलन चलेगा क्या? यही परिवर्तन का रास्ता है क्या? इनको लगा कि लड़कों के द्वारा ही ये सब चलाया गया है। इन लोगों ने विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग नहीं है उसमें, आप पता कर लीजिए, आपके बहुत सा एजेंसी है पता करने का। और जयप्रकाश जी पता किए, उसमें कुछ पुलिस का हाथ था, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों का हाथ था और कुछ अराजक तत्व थे, ऐसा कर दिए थे। तो जयप्रकाश जी जब देखे कि बच्चे व्याकुल हैं, इन्होंने नेतृत्व करने के लिए ये तैयार हो गए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको ले जाना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति रोज पैदा नहीं होते हैं, ये अवतार के रूप में थे। मुझे बड़ा दुख होता है, पहले भी मैं आपसे कहा था कि एक बार मैं
मैं बस से जा रहा था, एक लड़का बगल में आकर के बैठा। हम पूछे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? तो हम पढ़ते हैं। किसी कॉलेज का स्टूडेंट था। हम बोले कि जयप्रकाश जी को, जेपी को जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। हम कौन थे वो? तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। हमको इतना दुख हुआ कि अगर जेपी को हम नहीं आज जान पाएंगे, गांधी को भुला जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान को हम भुला जाएंगे, ये देश का क्या होगा? ये संस्कार जो हमारा होता है वसुधैव कुटुंबकम का, अब हम अपने से बड़ों के सामने खड़ा हो जाते हैं, हम नमन करते हैं उनको, और अपना आप जान लीजिए कि जहाँ का इतिहास गुम हो जाता है वहाँ की संस्कृति और सभ्यता मिट जाता है। अपने इतिहास को मिटने मत दीजिए। बहुत दुख हुआ। उस बच्चा को हम समझाते गए यहाँ वहाँ, तो मुझे और जब 79 में इनका देहांत हुआ, उस समय से हम करगली बाजार में मिथिलेश बाबू का जो ऑफिस था उसमें जयप्रकाश जी का जयंती मनाते रहे। कभी 20, 25, 30 हो गए, 40 हो गए, कभी 10 भी हो गए। क्योंकि जयप्रकाश जी न तो कभी राष्ट्रपति बने, न कभी प्रधानमंत्री बने, जबकि बनने की क्षमता और बनने की का गुंजाइश हमेशा रहा। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ले लीजिए। लेकिन जयप्रकाश एक विचार थे, जयप्रकाश संघर्ष के प्रतीक थे, जयप्रकाश परिवर्तन के प्रवर्तक थे। जयप्रकाश हम लोग जैसे जीने वाले व्यक्ति नहीं थे कि जी रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनके सामने एक सिद्धांत था, उनके सामने एक विचार था, उनके सामने कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, देश के लिए समर्पित थे। 1902 में जब इनका शताब्दी 11 में जन्म हुआ था, मध्यम परिवार के व्यक्ति थे, अमेरिका पढ़ने गए। अमेरिका, वहां बूचड़खाना में भी इनको काम करना पड़ा, पैसे की आवश्यकता पड़ी, और वहां पर इन्होंने एम.एन. राय के लिटरेचर पढ़कर के घोर कम्युनिस्ट होकर के लौटे थे। जब यहाँ आए तो देखे कि यहाँ का आंदोलन 1920 में बाल गंगाधर तिलक चले गए थे दुनिया से, महर्षि अरविंद जोगी बन गए थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जूझ रहे थे, महात्मा गांधी के हाथ में कांग्रेस का बागडोर आया, और 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उसमें जयप्रकाश बाबू उस 19 वर्ष की उम्र में, 19-20 वर्ष की उम्र में भरपूर योगदान दिया। और जब साइमन कमीशन 1930 में आया और उस समय लाठी चली लाला लाजपत राय, उसी लाठी से उनको मौत हुआ। जो पूरे पाकिस्तान से लेकर कर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक के नेता माने जाते थे, और लाल बाल और पाल कहे जाते थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 गरम दल के नेता थे। और महर्षि अरविंद उसके पहले ही 1908 में जेल में गए, और 1910 में पांडिचेरी चले गए, और पूर्णतः अध्यात्म में लीन हो गए। तो अब समस्या खड़ा था। महर्षि अरविंद के पास भी बहुत लोग गए कि अब चलिए, तिलक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, अध्यात्म के रास्ते से ही मैं आपको मदद करूंगा, और भगवान कृष्ण का मुझे आदेश है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत आजाद होगा। उन्होंने ऐसा कह करके लोगों को वहां से चला दिया। इसके बाद आपको यहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस में रिफ्ट हुआ, और इसके बाद 1936 में जब जयप्रकाश बाबू एक लिटरेचर लिखे हैं, वाई सोशलिज्म, सोशलिज्म क्यों चाहिए, और मार काट और मार धाड़ से अलग अपने को किया। इन्होंने कहा कि जो मार्क्स का जो सिद्धांत है कि बंदूक के नोक पर सत्ता का परिवर्तन होता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। मैं मार्क्सिज्म केवल नहीं हूं, मैं सोशलिज्म को मानता हूं, समाजवाद को मानता हूं, जहां सबों को समान अधिकार मिल सके, सबों को समान सम्मान मिल सके। और उन्होंने ये आजादी की लड़ाई में लग गए। 3 बार आपको लाहौर के जेल में बाबू जयप्रकाश नारायण रहे, हजारीबाग जेल में रहे,
दिया लोग और इनको जयप्रकाश बाबू को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़ा दिया था लोग। क्रांति के प्रतीक कम उम्र के जयप्रकाश बाबू, लेकिन इतना बड़ा मिशन लेकर के चल रहे थे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन को लेकर के। और 1942 में जब हजारीबाग जेल में वो बंद थे, देखे जब सारे नेता बंद हो गए, क्विट इंडिया का नारा लग गया, भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हो गया, सारे लोग जेल में चले गए, पूरा देश में लगा कि आंदोलन दब न जाए। उसी समय जयप्रकाश बाबू, जोगेंद्र शुक्ल और इनके एक दो साथी थे, हजारीबाग जेल को फांद करके और दिवाली के रात में निकल गए थे। और जयप्रकाश बाबू फिर अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आए और पूरा देश का नेतृत्व जयप्रकाश बाबू ने किया था। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब लिटरेचर लिखा जाने लगा भारत की आजादी के बाद, तो कहां कहां का लिटरेचर आ गया। आज बच्चों को पढ़ने के लिए जयप्रकाश बाबू का लिटरेचर नहीं मिल रहा है। आज चौथा क्लास से लेकर के मैट्रिक तक कम से कम जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सबों का जीवनी जरूर आना चाहिए था। दुर्भाग्य है इसका कि हमारा सोच कहां चला गया। आज के दिन नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस है। जब पटना में आपको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने, और पूरा पटना लगा कि एकदम सैनिक छावनी बन गई और वहां लाठी चलना शुरू हो गया। जयप्रकाश जी पर लाठी जो चला, अगर नानाजी देशमुख नहीं होते तो शायद जयप्रकाश नारायण जिंदा नहीं रहते। और नानाजी देशमुख कूद करके इनका जो समाथा झुका करके अपने ऊपर किए, जिस पर उनका हाथ टूटा था, अभी वो भी नहीं रहे। जिन पर आज डाक टिकट जारी किया है प्रधानमंत्री ने। जयप्रकाश जी और नानाजी देशमुख का दोनों का जन्म दिवस मनाया गया। और अमिताभ बच्चन का भी जन्म दिवस आज ही है। अमिताभ बच्चन को दुनिया जानती है, महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया जानती है, लेकिन जयप्रकाश नारायण भूले जा रहे हैं। इससे बड़ा विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम राम को भूल जाएं, कृष्ण को भूल जाएं, शंकर को भूल जाएं, गंगा को भूल जाएं, हिमालय को भूल जाएं, तो देश कहां बचेगा। और लोकतंत्र को अगर याद करना है तो अगर जयप्रकाश बाबू अगर नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। इससे जयप्रकाश बाबू का आप जन्म दिवस मनाते हैं। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि गॉड इज वन के योजना में आप इसको ले लीजिए। आप 11 अक्टूबर मैं रहूं ना रहूं, कोई रहे ना रहे, आप जरूर मनाएं। क्योंकि जयप्रकाश बाबू कोई एक व्यक्ति नहीं थे। जयप्रकाश बाबू एक सिद्धांत थे, जयप्रकाश बाबू एक विचार थे, जयप्रकाश बाबू एक कर्मठता के प्रतीक थे, जयप्रकाश बाबू परिवर्तन के प्रवर्तक थे। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कर रहा हूं। जयप्रकाश नारायण को दुनिया के सारे लोग जानते थे। महात्मा गांधी, इनकी पत्नी जो प्रभावती जी थी, जब जयप्रकाश नारायण विदेश गए थे तो इनकी पत्नी प्रभावती जी महात्मा गांधी के मां कस्तूरबा के पास जाकर के और साबरमती आश्रम में रही थी। जयप्रकाश जी कोई ऐलू गैलू व्यक्ति नहीं थे। जयप्रकाश जी बोलते थे तो नेहरू जी जैसे लोगों को सोचना पड़ता था कि जयप्रकाश बोले क्या। जयप्रकाश जी ने कहा था कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनिए। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो काम करना है मैं कर रहा हूं, आपको जो काम करना है आप करिए। और जयप्रकाश जी कभी नहीं बने, कोई पद पर नहीं गए। लोक समिति का भी गठन इन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद हुआ। 1948 में जेबी कृपलानी जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी कह करके चलाते थे, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और जयप्रकाश जी का सोशलिस्ट कांग्रेस, दोनों का विलय कर दिया गया। और 1952 में जब पूरे देश
देश में चुनाव हुआ, सोशलिस्ट पार्टी सेकेंड पार्टी भारत की जरूर बनी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी और कुछ विवाद हुआ। हिंद मजदूर सभा यूनियन का भी गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश जी राजनीति को छोड़ दिए 1952 के बाद और चले गए भूटान में विनोबा जी के साथ और सारे जगह लोगों को कहा कि आप अपने जो आपके पास जमीन जायदाद है उसमें 20वां बेटा आप हमको मान लीजिए या भूटान को मान लीजिए, 20वां जो अंश है वो आप छोड़ दीजिए। उसी समय भूटान पराकाष्ठा पर था, चरखा समिति चलती थी, हजारों हजार महिलाएं अपना चरखा काटती थी और उसी समय मधुबनी से लेकर के सब जगह आपको एक खादी भंडार का गठन हुआ था। जयप्रकाश जी का कारवां आगे बढ़ा, लेकिन जयप्रकाश जी जब राजनीति को छोड़े फिर भूटान में शिथिलता आई और जब विश्राम करने लगे तो नियति को कौन जानता है, कौन जानता है कि कब किससे क्या भगवान को काम लेना है। और जयप्रकाश जी फिर संबल बने 1972 की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में जयप्रकाश जी के पास लोग गए और अभी हमारे भाई बोल रहे थे 14 जनवरी 1975 को जयप्रकाश जी को हम लोग यहाँ लाए थे करगिली फुटबॉल ग्राउंड में। यही बेरमो स्टेशन पर उतरे थे, हम लोग नारा लगाते थे, आगे देखो जयप्रकाश, पीछे देखो देखो जयप्रकाश, बाएं देखो जयप्रकाश, दाएं देखो जयप्रकाश, ऊपर देखो जयप्रकाश, नीचे देखो जयप्रकाश, जय पी जय 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 पी जय जय, हम लोग का नारा होता था। हम लोग किसी को गाली नहीं देते, लेकिन हमारा नारा था सिर्फ संपूर्ण क्रांति का नारा था जेपी जेपी जय जय। जब ये आपको करगिली जो गेस्ट हाउस है उसके 1 नंबर रूम में जेपी को रखा था, वो बहुत कम खाते थे, लेकिन सवेरे 1 गिलास आपको जूस लिए थे ऑरेंज का। हम उस समय कहने लगे, उस समय स्वर्गीय दुबे जी यहाँ के मंत्री थे और हमारे मालिक बाबू यहाँ के बहुत दुबे जी के बहुत करीब और हनुमान कहे जाते थे। और हम लोग की स्थिति ऐसी थी, मैं स्टूडेंट तो था नहीं, लेकिन स्टूडेंट आंदोलन चला रहा था और रामविलास स्कूल से पहला जुलूस लेकर के मैं बेरमो बाजार था, आप लोग नहीं देखे होंगे या कोई देखे होंगे, दुर्गा मंडप के मैदान में पहला मीटिंग किया था। और इसके बाद जरंडी हाई स्कूल में अभी मंडल साहब शायद नहीं है, रिटायर हो गए, वो भी हम लोग सब पर बम कांड चला। अभी भी गुप्ता है, चल गुप्ता या क्या नाम है उसका हाथ उड़ गया था बम बनाने में। उस दिन मैं रांची से लौट रहा था मीटिंग करके, उसमें सुबोध कांत साहब वगैरह सब थे, स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर थे। पता चला कि गुप्ता धरा गया, जेल में चला गया। वहां जब गया देखा ये जो भी रीजनल हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल हो गया धोरी वाला, लगा कि पुलिस की छावनी है, वहां से भाग गए, हम भी भागे पीछे, लेकिन बम कांड चला। और मेरे बारे में तो लिखा गया कि इस आंदोलन का सरगना है और जितने विस्फोट और विवाद इस तरह के हो रहे हैं सब यही कर रहा है मधुसूदन सिंह। कॉस्ट में लिखा गया रामदास सिंह के भतीजा। मुझे बचने का कोई उपाय नहीं था। रामदास बाबू विदेश गए हुए थे, जर्मनी गए हुए थे। मैं इसके बाद हमको एन लाल साहब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप सरेंडर करिए, नहीं तो आप बचिएगा नहीं, कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे जाइएगा। आलम साहब यहाँ डीएसपी थे और वो बोले थे कि शूटेड साइट करो उसको। हमको उनसे झंझट हो गया था एक बार, प्रमोद सिंह जब धरा गया तब इसके बाद हमको उनसे बहुत बहस हो गया था। इसके बाद जब हमको किसी तरह से उपाय नहीं था, हमको गिरिडीह जेल में जब मैं वहां रहा, रामदास बाबू आए, हमको छोड़ाए और रामदास बाबू 2 दिन के बाद मीसा में चले गए इमरजेंसी। तब तक जो है से आपको इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगा और जयप्रकाश जी यहाँ आए थे 14 जनवरी संक्रांति का दिन था। सारा बंद कर दिया गया था आवागमन का साधन, एकमात्र यही ट्रेन आ रही थी। लेकिन गजब यहाँ की जनता है,
पैदल पैदल आकर के जितना उस वक्त भीड़ हुआ, आज तक करगिल ग्राउंड में वैसा भीड़ नहीं हुआ। जयप्रकाश जी हमसे पूछे थे, जब मैंने उनको कहा कि यहाँ दुबे जी और रामाधार बाबू हैं, ऐसे ऐसे हम लोग को एक कठिनाई है, तो हमसे बोले कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उन लोग से बात करूं? तब मुझे लगा कि मैं गलत बोल दिया, कम उम्र था। हमने कहा कि नहीं सर, हम यहाँ की परिस्थिति बता रहे हैं। बोले कि देखो अभी आज भीड़ होगी, हम यहाँ से भीड़ होगा। तो बोले कि इस भीड़ का 5 आदमी अगर संपूर्ण क्रांति के अंतिम पायदान पर दिखेगा तो समझना कि तुम्हारा क्रांति सफल हो गया। बोले कि भीड़ भीड़ होती है, लेकिन समर्पित लोग तुमको चाहिए जो अपने जीवन को आहूत कर दे, तभी कोई क्रांति सफल होती है। वो दिन मुझे आज भी याद है। और इसके बाद पटना तो कितना बार मीटिंग में जाते थे हम लोग, लेकिन आज भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के क्रांति के बाद ये इंदू कहते थे इंदिरा जी को। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, इंदू कहते थे कि हमारी बेटी बेटी कह करके संबोधित करते थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी वो, इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू और दिनकर जी का बहुत अच्छा संबंध था। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हुए थे, बेटी कहते थे। लेकिन राजनीति का जो रास्ता होता है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। दिनकर जी को भी नेहरू से झंझट हो गया, तो बाद जयप्रकाश नारायण को भी कभी उनसे एक रूपता नहीं बनी, और अंत में उनकी बेटी जब प्रधानमंत्री बनी और बिहार में गोली चली, सिर्फ यही था कि गफूर साहब को भी हटा दिया जाए। गफूर साहब को उस समय नहीं हटाया गया, आंदोलन बढ़ता चला गया। और इसके बाद जब संपूर्ण क्रांति का नारा हुआ, पूरा देश हिल गया। उस समय जब आपको 1977 में जो जयप्रकाश बाबू की ब्रिटानिया सरकार में बर्फ के सील पर सुला करके और डंडा से मारा जाता था, उसी जयप्रकाश बाबू को तिहाड़ जेल में इतना यातना दिया गया कि इनका किडनी तक खराब हो गया। जयप्रकाश बाबू फिर दोबारा जब आपको पटना हम लोग गए हुए थे, इमरजेंसी टूटा, घोषणा हुआ एक दल का। बहुत लोगों ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना जनसंघ को विलय कर दिया जनता पार्टी में, कहते हुए कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है, इसलिए देश हित में अपनी पार्टी को मैं विलय कर रहा हूं। सारी पार्टियों का विलय हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग वर्षों वर्षों तक गुलामी को झेले हैं। नतीजा ऐसा आया कि जनता पार्टी की सरकार बनी, 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, 2/3 बहुमत से हम आए। लेकिन राजनारायण जी का नाम सुने होइएगा, चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुने होइएगा, और ये 2 व्यक्ति एक बखेड़ा खड़ा किए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज भी आरएसएस का नाम आप सुनते होंगे, कि आरएसएस की दोहरी सदस्यता चल रही है, जनसंघ वाले चला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि राजनीतिक दल है वो हमारा जनता पार्टी है आज के परिप्रेक्ष्य में, और वो सांस्कृतिक संगठन है। हम सांस्कृतिक संगठन के किसी के हो सकते हैं, इसमें उसे दोहरी सदस्यता नहीं आनी चाहिए। लेकिन राजनारायण ने कहा था कि हम अंदर से तोड़ेंगे, चौधरी चरण सिंह अंदर से तोड़ेंगे, हम बाहर से तोड़ेंगे। और यही पलामू के रहने वाले भीष्म नारायण सिंह बाद में आपको गवर्नर भी हुए थे, केंद्रीय मंत्री भी हुए थे। कभी इंदिरा जी का गुलदस्ता जाकर के इन लोग को दिए थे और जनता पार्टी टूट गई। 27 महीने में जनता पार्टी टूट गई। कहीं कितने लोग बलिदान दिए थे इस देश के परिवर्तन के लिए, जनता पार्टी टूट गई। और फिर जब जनता पार्टी टूटी, 6 महीना तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, संजीवा रेड्डी उसमें राष्ट्रपति थे, लेकिन एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं चला। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और अंत में चुनाव का घोषणा हो गया, और जब चुनाव का घोषणा हो गया, इसके बाद इंदिरा जी आ गई, और फिर वही जो है कहा जाने लगा कि कांग्रेस के अलावा कोई देश चला नहीं सकता है। और फिर बेलछी का कांड, बघौरा का कांड, ये सब कांड हुआ। और इसके बाद इंदिरा जी उस समय हाथी पर चढ़ करके वहां गई थी। यहाँ की जनता, भोली भाली जनता का उनको सिंपैथी मिला, और फिर जनता पार्टी टूट गया। और टूटने के बाद बिखरते रहे लोग। लेकिन आज फिर आप
इस रूप में खड़े हैं। देश में दो बड़ा दल है, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है। दुर्भाग्य है, मैं राजनीतिक आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज काश अगर कांग्रेस में कोई सक्षम नेतृत्व होता तो कुछ और मजा होता राजनीति का। लेकिन दुर्भाग्य है कि शॉर्ट और लॉन्ग पैंट पर ही आज हम राजनीति कर रहे हैं। अरे देखना है तो भारत माता की तस्वीर को सामने रखो, देखना है तो 125 करोड़ भारतीयों को सामने रखो, और दीनदयाल जी का वो संदेश कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का अंत्योदय का संदेश, और महात्मा गांधी देश आजाद होने के बाद कैसी सरकार आपकी बनेगी, उन्होंने कहा था कि हमारे केंद्र में सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति रहेगा और चारों तरफ उसी के पोषण के लिए, उसके विकास के लिए हम योजना बनाएंगे। आज दोनों कहां के कहां है। इसकी तो सौभाग्य है कि आपने बहुत कुछ बदला है, आप देख रहे हैं, लेकिन जातिवाद बढ़ा है इस देश में। जो जयप्रकाश नारायण जातिवाद के खिलाफ जनेऊ तोड़ो आंदोलन चलाए थे, पूरे देश में घूम घूम करके जनेऊ तोड़ो आंदोलन चलाए थे, टिक्की जो हम लोग रखते थे टिक्की काटो आंदोलन चलाए थे, बोले थे कि आदमी पैदा होता है सब कोई नंगा पैदा होता है और सब कोई नंगा ही देश से दुनिया से चला जाता है, इसलिए जाति भेद का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये जयप्रकाश नारायण का नारा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब आंदोलन समाप्त हुआ 77 के बाद, जब जाति यहाँ आपको परिवर्तन हुआ, तो लालू जी जैसे महान व्यक्ति, ऐसे बहुत महान व्यक्ति आ गए, जब फिर मंडल और कमंडल का झंझट शुरू हो गया और देश आज भी वहीं के वहीं कुछ गति में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हम इसकी प्रगति को नहीं देख पा रहे हैं। आज भी जरूरत है, आप नौजवानों को गोष्ठी जरूर करिए, 5 आदमी में हो, 10 आदमी में हो, 50 आदमी में हो, चर्चा करिए, इतिहास को मत भूलिए। जिसका इतिहास गुम हो जाता है उसकी सभ्यता समाप्त हो जाती है, संस्कृति समाप्त हो जाती है। जयप्रकाश जी अगर जिंदा रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जयप्रकाश जी जिंदा रहेंगे तो परिवर्तन जिंदा रहेगा, और परिवर्तन के प्रतीक जयप्रकाश नारायण आज हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता है, कभी भूला नहीं जा सकता है। इमरजेंसी लगी थी, मजदूरों का सारा अधिकार छिन गया था, सारे कानूनी अधिकार छिन गए थे, उसके खिलाफ जयप्रकाश ही एक ऐसे शक्ति पुंज थे जिसको देख करके पूरा देश कहता था कि जयप्रकाश हैं, इसलिए जरूर हमको राहत मिलेगा। और इसी जयप्रकाश नेतृत्व में जब बना, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, देश आजाद हुआ तो गांधी गद्दी पर नहीं बैठे और दोबारा देश में परिवर्तन आया तो जयप्रकाश नहीं बैठे, और जो बैठे वो मटिया मेट कर दिए। अगर न भी किए तो उस आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़े। आज आपके सामने सवाल खड़ा है कि जयप्रकाश जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, आप किस देश के नागरिक बनना चाहते हैं। अरे कम से कम आप उस तरह जिंदा रहने का प्रयास करिए। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जब हमारे लोगों ने कहा है स्वर्ग से भी महान है हमारा ये देश, हमारा ये जन्मभूमि, और हम आए हैं, जन्म लिए हैं, सभी लोग चले गए पूर्वज लोग, हम लोग को भी जाना है, कुछ तो करके जाइए देश के लिए। बहुत कुछ दिया है समाज ने, बहुत कुछ दिया है देश ने, हम भी तो कुछ एक कदम आगे बढ़ करके करें। कुछ न दे सकते हैं, अच्छा विचार तो बांटें, अच्छा प्रेम तो बांटें। आज भी धधक उठता है ज्वाला। आप सारा कश्मीर को जब देखेंगे आप, तो जितने स्कूल कॉलेज है सब जला दिए गए। क्या इसी देश का कल्पना हुआ था? क्या इसी के लिए हमारे हजारों हजार ललनाएं अपना सुहाग का सिंदूर मिटा दी थी? क्या इसी के लिए हमारे भाई चढ़ते चढ़ते वंदे मातरम कह करके फांसी के फंदे पर झूल गए थे? उसी उन्हीं में से जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को मत भूलिए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि नए बच्चों में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमारा देश कैसा रहा है, हमारे क्रांतिकारियों ने कैसा कैसा संघर्ष किया है। हम खाली आज देख रहे हैं, फेसबुक भी देखिए, आज विकास की गति में फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फेसबुक में ही लिपट कर मत रह जाइए, नहीं तो देश नहीं बच पाएगा, आपकी संस्कृति नहीं बच पाएगा, और कोई ना कोई आतताई आकर के आप पर आक्रमण करेगा या नहीं करेगा तो आप खुद से संस्कृति के शिकार होकर के यही आत्मसात हो जाइएगा। इसलिए मैं आज के दिन जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं
मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं, अपने घर में एक एक जयप्रकाश का फोटो तो टांगिए। अपने बच्चों को तो बताइए कि जयप्रकाश नारायण थे कौन। जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, लाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बिरसा मुंडा, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप को अगर हम भूल जाएंगे, राष्ट्र कहां बचेगा। राष्ट्र को बचाइए। आप राष्ट्र के पुरोधा हैं और आप इस समय के साक्षी हैं। आपका भी समय गुजर जाएगा, नई पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ी को अगर आप नहीं दे पाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि देश क्या था। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व है कि इस कदम को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और एक पल भी आपको अगर अपने से समय मिले तो जरूर राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी के जीवनी पर प्रकाश डाला और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जन आंदोलन चलाया, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और किस प्रकार से युवा वर्ग का नेतृत्व किया, देश को आगे ले जाने के लिए, देश की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए इन सारी बातों को अपने विस्तार से यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए सारे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय निकाल करके जेपी बाबू के लिए उनकी जन्म शताब्दी 115वीं जयंती पर आप लोगों ने उन्हें